YouTube channel. Today I am going to explain one of the most important academic questions regarding with Hardy novel Tess of the D. Wells. In this video I am going to explain the past, nature and Wessex novels. हार्डी के नावल को वैसेक नावल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जो अपनी नावल में सेटिंग रखी है वो एक ऐसे इलाका है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जहां हार्डी ने अपनी लाइफ गुजारी थी. सो लेट्स बिगिन. पास्ट एंड नेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन द वैसेक नावल्स ऑफ थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी के जो नावल है उसमें पास्ट और नेचर का एक अहम किरदार है. The character of Tess in Tess of the D. Wells is profoundly influenced by her past, which shapes her actions, decisions, and ultimately her tragic fate. टेस का जो करेक्टर है इस नावल में उसमें पास्ट जो है उसमें बड़ा मेन किरदार अदा करता है. वो पास्ट जो है उसके प्रेजेंट एक्शन को शेप करता है. वो जो डिसीजन अपने लाइफ में लेती है पास्ट के बेस के ऊपर ही लेती है और उसके लाइफ में जितनी भी सफरिंग होती है वो पास्ट के ही बेस पर आती है. The weight of her impressed past influences Tess' sense of responsibility and drives her to support her family. It is the past that influences Tess. means Tess जो है वो पास्ट की वजह से ही उसके माइंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो अपने एक फैमिली की सपोर्ट करना शुरू कर देती है. फैमिली के लिए वर्क करना शुरू कर देती है. The following line establishes Tess' family background and their decline from a once prosperous lineage. और ये जो पास्ट है ये इंडिकेट करती है इधर कि मीन्स ये जो टेस के जो फैमिली थी वो एक डी वेल्स के फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो जो है एक डिक्लाइन का शिकार हो गई थी. एक दफ़ा वो एक प्रॉस्परस एज पे थी. टेस's past experiences, particularly her encounter with Alec D. Wells, have left her feeling tainted and burdened by shame. टेस के जो पास्ट एक्सपीरियंस थे स्पेशली जब उसका इंसिडेंट हुआ एलेक के साथ मींस एलेक ने जब उसका रेप किया यही पास्ट एक्सपीरियंस जो थी थ्रू आउट द लाइफ टेस के ऊपर अफेक्ट करती रही और उसके डेथ तक ही यही पास्ट एक्सपीरियंस इसके लाइफ के ऊपर हंट करती रही. Her past shapes her self-perception and instills a deep sense of guilt and self-loathing. Even कि उसको जो सेल्फ परसेप्शन था इवन कि वो जब खुद को एक चीज़ जो अपनी सेल्फ को देख रही थी वो भी उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे एलेक के साथ वो इसी के बेस के ऊपर खुद को जज कर रही थी और इसी के बेस पर सेंस ऑफ गिल्ट इसके अंदर एराइज हो रहा था. She hated the red blood that showed itself so plainly in her face, hated her own ends for permitting the intrusiveness of her emotion. Tess' past experiences have led her to question her own worth and purpose. Why had she been made with a heart at all? They had asked her wickedly. यही पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ही टेस जो है उसने अपने वर्थ के ऊपर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिए थे. मीन्स कि देखो वो सेल्फ एक्यूजेशन जो है उसके अंदर एक फीलिंग है वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर एराइज होना शुरू हो गए और वो अपने वर्थ के ऊपर क्वेश्चन ही पास्ट की वजह से कर रही है. She feels burdened by the consequences of her actions and her past influences her perception of herself as inherently flawed and deserving of suffering. जो उसके साथ पास्ट में एक्शन हुए मींस एलेक ने जब उसके साथ रेप किया तो इसी के बेस के ऊपर वो खुद को ऐसी प्रिसीव कर रही थी कि वो सफरिंग जो इसके साथ हो रहे हैं वो इस चीज़ को डिज़र्व करती हैं और जो वो एक्शन ले रही थी वो पास्ट को अपने माइंड में रख के ले रही थी. सो इट शोज दैट कि पास्ट जो है उसके डिसीजन में किस तरह रोल अदा कर रही है और उसके लाइफ को वो किस तरह पास्ट जो है हंट कर रही है. मीन्स कि जब वो एंजल के साथ लव में फॉल हो जाती है बट वो एंजल के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बना पा रही और इसलिए वो इंसिस्ट कर रही है एंजल के साथ मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको पास्ट जो है बार बार हंट कर रहा है और पास्ट जो है उसकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है. When Tess arrives at Trentridge, her past as a simple country girl is momentarily transferred by her newfound connection to the D. Wells name. The past intrudes upon her present as her ancestry influences how others perceive and treat her.
As the narrator says, she moved like a goddess, and they drew their eyes to her in a shock of surprise at her unlooked for beauty. وہ جو اس کے وہ جس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا جو ایک پاسٹ تھا، مینس کہ وہ ڈی آربل ویلس جب اس کے باپ کے اوپر ریویل ہو گیا اور جب اس کو ماں نے کمپیل کیا کہ آپ جو ہے وہاں جو ہمارے ریلیٹڈ رہتے ہیں اب وہاں جا کے وہ جو ہماری ریلیشن ہے ان کو کلیم کر لیں، تو وہاں جب وہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ریپ کا کیس ہو جاتا ہے. سو یہی ہی پاسٹ ہے اور اسی پاسٹ کی وجہ سے اس کی ہول لائف ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ریپ کا کیس ہی تھرو آؤٹ دی ناول اس کے لیے ایک سفرنگ کا باعث بنتی ہے. ایون ڈیتھ میں جو ایک مین رول ہے وہ ریپ کا بھی ہے. سو پاسٹ میں جو اس کا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کا جو ہے وہ ایلیک کی طرف بھیجنے کی طرف. Tess' past, including her impoverished upbringing and her encounter with Alec, instills in her a sense of shame and self-conscious about her life. So جب ٹیس کے ساتھ ایلیک جو ہے وہ ریپ کر لیتا ہے تو وہ جب آگے اپنے واپس گھر آ جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے پاسٹ بن جاتا ہے، لیکن یہی پاسٹ جو ہے اس کی ساری لائف کو مولڈ کرتی ہے. وہ ڈیسیژن جو بھی لیتی ہے اسی پاسٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے لیتی ہے. Was ashamed of herself, ashamed of being pale, ashamed for her dim hair, ashamed of every inch of her. So اس ڈسکرپشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاسٹ جو ہے اس نے ٹیس کی لائف کو کتنا ہی انفلوئنس کیا اور اس کے اندر سیلف آف ایکیوزیشن، سیلف نتھنگنیس جو ہے اتنی پریویل ہو گئی تھی پاسٹ کی وجہ سے کہ وہ ایک خود کو ہیومن بینگ ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی. Here she is constantly aware of how her past affects her present and how others judge her based on it. So یہاں وہ خود ہی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ وہ پاسٹ کی وجہ سے لوگ اس کو جج کر رہے ہیں اور ایک پاسٹ جو ہے اس کے پریزنٹ ایکشن پہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. Despite Tess's best efforts to escape her own history, events of the past, even the distant past, continually come back to haunt her. ٹیس جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس چیز سے پیچھے چھڑانے کے لیے پاسٹ والی جو اس کی پیچھے ہسٹری ہے اس سے خود کو بچانے کے لیے بہت ہی کوشش کرتی ہے. وہ جو ہے گھر سے بہت دور چلی جاتی ہے اور اپنے گاؤں سے دور چلی جاتی ہے، یعنی خود کو پاسٹ سے ختم کرنے کے لیے. لیکن پاسٹ اس کے پیچھے ہر جگہ جاتا رہتا ہے اور اس کو ہنٹ کرتا رہتا ہے اور اس کی لائف کو ڈسٹرائے کرتا رہتا ہے. ہارڈی از آف دی اوپینین دیٹ passivity is preferred to willfulness. Thomas Hardy investigates the complex relationship between humans and nature. One of the main thing in Hardy novel nature ہے. نیچر کا ریلیشن ہارڈی نے جو ڈپکٹ کیا ہے اس نے ڈوئل پرسپیکٹیو سے کیا ہے. ہارڈی نے نیچر کو ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو سے بھی پیش کیا ہے اور ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو سے بھی پیش کیا ہے. Hardy portrays nature as beautiful and indifferent through vivid descriptions and poignant moments. ہارڈی نے جو ہے نیچر کو ایک بہت ہی خوبصورت پورٹرے کیا ہے اور اس نے نیچر کی جو ڈسکرپشن دیا ہے وہ واقعی ایک ریڈر کے لیے کیچیبل ہے. He uses it to reflect the characters' experiences and emotions. اور ہارڈیز نے جو نیچر ایکسٹرنل نیچر جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو کریکٹر ایموشن کے ساتھ کیا ہے. جیسے کہ جب ٹیس خوش ہوتی تھی تو نیچر جو ہے ایکسٹرنلی بلشز ہوتا تھا، وہ نیچر میں جاتی تھی اور خود کو نیچر کے تھرو ہیل کر رہی تھی. ان ٹیس دی آربل ویلس ہارڈی ڈسکرائبز دی نیچرل ورلڈ ان اے وے دیٹ ہائیلائٹس اٹس بیوٹی اینڈ ابینڈنس. ٹیس میں جو ہارڈی نے نیچر کو ڈسکرائب کیا ہے اس نے نیچرز کی جو خوبصورتی ہے اس کو بہت ڈسکرپٹیو طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. He portrays the overgrown landscapes of Wessex such as the Vale of Blackmore. اور اس نے جو ہے ویسیکس کی لینڈ مور جو ہے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے جیسے کہ بلیک مور کی وہ ڈسکرپشن دیتا ہے. Tess is connected to nature and her physical beauty is compared to natural elements. For instance, when Tess is introduced, Hardy writes, she was a fine and handsome girl, not handsomer than some others possibly, but her mobile, pointy mouth and large innocent eyes added eloquence to color and shape. اور جو ٹیس کی اس نے
कंपैरिजन किया है नेचर के साथ और फिर उसी की नेचुरल तरीके से जो खूबसूरती बयान की है टेस्ट की, वो ऐसी लगती है जैसे कोई गॉडेस ऑफ ब्यूटी हो। The concept of nature in the novel Tess of the D. Orwell Wells can be illustrated by analyzing the use of term nature, nature and natural law. So वो different terms depict करता है जिससे हम ये derive करते हैं कि वो nature को एक positive aspect से भी देखता है। Hardy sketches a very complex understanding of nature which includes a variety of elements ranging from every positive to every negative connotations of the terms. मैंने आपको पहले ही कहा था कि हार्डी जो है उसका नेचर के बारे में सिर्फ पॉजिटिव व्यू नहीं था बल्कि वो डबल व्यू रखता था। उसने जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी मूव हुआ है और नेचर के बारे में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी मूव हुआ है। मीन्स कि उसने नेगेटिव टर्म्स भी यूज़ किए हैं और पॉजिटिव टर्म्स भी नेचर के लिए यूज़ किया है। First of all, in an ordinary sense, the former illustrated by the example of the priest at Marlotte who refuses to bury Tess' baby. So यहाँ एक नेचर का वो रोल नेगेटिव तरीके से अदा कर रहा है। मीन्स कि जब वो प्रीस्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर लेता है उसके बेबी को बरी करने के लिए। सो यहाँ वो जो है लोगों की नेचर मीन्स इंटरनल नेचर को अब पेश कर रहा है हार्डी जो है और उसको एक नेगेटिव लेंस के थ्रू दिखा रहा है। The natural feeling of tradesman at finding that a job he should have been called in for had been unskillfully botched by his customers. So यहाँ वो जो है एक क्लर्जी क्लास के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि मीन्स वो जो है इस प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन जो है वो रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं और उसको एज अ ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। The latter by the natural energies of test years and the natural shyness of young couples. In case of nature shyness of the softer sex mentioned when introducing the club walking, nature is also used as synonym for character. For example, childish nature, good natured or differing one from another in natures and moods. Even के हार्डीज जो है उसने फिर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव किया है और उसने टेस्ट को जो है बिल्कुल नेचर ही में मोल्ड किया है और उसको इवन जो सिनोनिमस करेक्टर किया है उसको नेचर के साथ, जैसे कि वो टेस्ट के लिए वर्ड यूज़ करता है चाइल्डिश नेचर का और गुड नेचर्ड गर्ल यूज़ करता है। इट इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग दैट द टर्म नेचर इज़ ऑफन मेंशन्ड इन अपोजिशन टू सोशल लॉज एंड कन्वेंशंस। वो जो है हार्डी जो है यही नेचर जो है वो एक अपोजिशन शो करता है कि जो एक्सटर्नल नेचर है मीन्स के एक नेचर है जिसको हम गॉड प्रिसीव करते हैं, वो हमारे जो सोशल लॉज है हमारी सोसाइटी के हमारे ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल इनके अपोजिट है। मीन को हमने जो सिविलाइज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो नेचर के अपोजिट है। नेचर के लॉज जो है उनके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। Thus Tess is ashamed of herself based on nothing more tangible than a sense of condemnation under arbitrary laws of society which had no foundation in nature. So ये कोड जो एक शो करता है कि मीन टेस एक ऐसी चीज़ों पर गिल्टी महसूस कर रही थी जिसका नेचर में कोई ही लाज ही नहीं थी बल्कि एक सोसाइटीज़ रूल थे। एंड हर बेबी इज डिस्क्राइब एज, और उसके बेबी को कुछ इस तरह ही डिस्क्राइब करते हैं, sorrow the undesired, that intrinsic creature, that bastard gift of shameless nature who respect not the civil law. So move on. One of the most significant moments involving nature is the solar eclipse during Tess and Angel's honeymoons. और नेचर का जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है वो सोलर एक्लिप्स है जब टेस्ट और एंजल्स का हनीमून्स के लिए जा रहे होते हैं। The eclipse symbolizes Tess' darkest hour and foreshadows her tragic fate. और वो जो एक्लिप्स जो है वो सिंबलाइज करता है टेस की जो ट्रेजिक उसके ऊपर सिचुएशन आनी है, मीन्स कि वो जो है एंजल उसको छोड़ के जाएगा और इसकी जो ब्लीक और डेस्टिट्यूट सिचुएशन आने वाली है वो इधर फोरशैडो रीडर के लिए हो जाती है। The heavenly event is a powerful symbol of the forces beyond human control. और इसके अलावा जो उसने नेचर को पेश किया है मीन्स जो हेवनली इवेंट जो है वो इतने पावरफुल है कि मतलब मीन्स ह्यूमन जो है इसको अंडरस्टैंड और ग्रैस्प नहीं कर सकता। So far, nature mostly referred to human related issues. Organic nature is important too.
nature continues unimpressed by human activities, in this case test grief and suffering. So जो नेचर है वो ह्यूमन के लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और टेस्ट कुछ इस तरह अपने सफरिंग बयान करती है. Meanwhile the trees were just as green as before, the birds sang and the sun shone as clearly now as ever. The familiar surroundings had not darkened because of her grief, nor second because of her pain. सो यहाँ टेस्ट डिस्क्राइब करती है कि मीन्स जो नेचर है उसका ह्यूमन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, वो एज एवर ग्रीन ही रहता है जैसे वो होता है. मीन्स वो ह्यूमन जो है वो चाहे मिजरीज में हो, चाहे सफरिंग में हो, चाहे हैप्पीनेस में हो, इस चीज़ के ऊपर कोई नेचर को इम्पैक्ट नहीं पड़ता. वो हर वक्त ऐसे ही प्रोपेगेट कर रहा होता है जैसे वो वर्क करता है. थॉमस हार्डी नावल आर फेमस फॉर देयर pastoral aesthetic. His poignant descriptions of rural life and his rich illustrations of the rustic countryside serve half the reasons why anyone should read his work. थॉमस हार्डी जो है वो जो है गांव का एक डिस्क्रिप्शन देता है, वो उसके एस्थेटिक की वजह से जाने जाते हैं और वो एक रूरल लाइफ को जो उसमें ग्रीनरी जो डिपिक्ट करता है और इसी वजह से वो एक रीडर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है. But the novel begins with the image of red rose. It symbolizes Tess's beauty and purity, yet it turns black and foreshadows her downfall. और नावल जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो एक राइटर जो है हार्डी है वो एक रेड रोज को दिखाता है. तो रेड रोज जो है वो एक नेचुरल थिंग है और वो सिम्बलाइज कर रहा है टेस की जो प्योरिटी है, टेस की जो ब्यूटी है. लेकिन जब वो रोज जो है रेड से जब ब्लैक की तरफ चला जाता है तो वो एक रीडर को एक इंडिकेट कराता है उसके डाउनफॉल की. इस कंट्रास्ट नेचर्स इन डिफरेंसेस विद टेस वल्नरेबिलिटी. सो ये जो है इसने हार्डी ने टेस को जो है डबल रोल नेचर का उसके लाइफ में डिपिक्ट किया है. Hardy, as an extreme pessimist, also mocks Wordsworth's philosophy of nature's holy plan. इसके अलावा हार्डी जो है उसने वर्ड्सवर्थ की फिलासफी जो है वो कहता है कि नेचर जो है वो हमारी मदर है. तो इस चीज़ को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है और उसने कहा है कि यही नेचर जो है हमारी लाइफ की डिस्ट्रक्शन का बास बनती है. Apprehensions between the country and city forms the significant aspects of Hardy's picture of human predicaments. और इसके अलावा हार्डी ने जो है एक जो ह्यूमन को मुश्किलात दरकार है एक कंट्री लाइफ और सिटी लाइफ में जो डिफ्रेंशिएट है उनको भी डिस्क्राइब किया है. द सेंटर ऑफ हार्डीज बेसिक नॉवेल्स इज़ द एग्रीकल्चरल थीम. और इसके अलावा मोस्टली जो हार्डी ने फोकस किया है वो एग्रीकल्चरल थीम पर ही किया है क्योंकि वहाँ जो मोस्टली सोसाइटी जो थी एग्रेरियन सोसाइटी थी. द मॉडर्न क्लेमिटी ट्रिगर्ड बाय अर्बन इंकर्जन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी. और इसके अलावा हार्डी ने जो है जो मॉडर्निटी उस वक्त बढ़ रही थी उसको जो है उसने क्रिटिसाइज़ किया है और उसके जो बैड इम्पैक्ट है ह्यूमन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इनको जो है एक नेगेटिव तरीके से डिस्क्राइब किया है. हार्डीज करेक्टर सफर्स बिकॉज दे आर नॉट इन अकॉर्ड विद नेचुरल वर्ल्ड. और हार्डी के जो करेक्टर्स हैं वो इसीलिए सफ़र कर रहे थे क्योंकि वो उस वक्त की सोसाइटी के साथ कॉप नहीं कर पा रहे थे. नेचर हियर डोनेट्स ह्यूमन नेचर एंड इंस्टिंक्ट. Wessex was the old name for a territory in the southwest of England, covering the present countries of Berkshire, Wilts, Somerset, Hampshire, etc. वेसेक्स जो है जहाँ ये जो मेंशन है इलाके यही इलाका है और इसी को जो है उन्हें रीनेम करके यानी उसने दूसरे नेम इसके लिए लगाए हैं और यही जो है रेजिडेंटल एरिया है जहाँ हार्डी ने अपनी लाइफ गुजारी. Thomas Hardy made this region the setting of almost all his novels, which for this reason have come to be known as the Wessex novels and which belong to the category of what is called regional fiction. और इसी वजह से इसको वेसेक्स नावल ओरिजिनल फिक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्डी ने जितनी भी नावल है उसमें जो उसने सेटिंग रखी है वो वही इलाका है वेसेक्स का जो उसने डिपिक्ट किया है. इस डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलीज, विलेजेस, वुड्स, मीडोज इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट रियलिस्टिक. और उसने जो भी चीज़ें उसमें डाली है मीन्स के विलेजेस जो है और वैलीज जो है वो सारे रियलिस्टिक हैं. टू कंक्लूड, in Tess of the D. Herbal Wells, Thomas Hardy masterfully weaves nature into the story fabric, using it to mirror the character's experience and emotions.
کنکلوژن میں کہ جو تھامس ہارڈی ہے اس نے نیچر کو جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ڈپکٹ کیا ہے اور اس کو ایک ایز اے میرر کریکٹر کے لیے یوز کیا ہے. نیچر از بوتھ بیوٹیفل اینڈ انڈیفرنٹ. نیچر جو ہے دونوں طریقوں سے اس نے پورٹری کیا ہے, نیگیٹیو بھی اور پازیٹیو بھی. اٹ سروز ایز اے بیک گراؤنڈ فار ٹیسز ٹریجک جرنی اینڈ دی مورل کمپلیکسٹیز آف دی ناول. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نیچر جو ہے وہ ایک اس کے ٹریجک جرنی میں اور اس کے جو مورل کمپلیکسٹیز ہے وہ بھی ایک مین کردار ادا کرتا ہے. Through his vivid descriptions and symbolism, Hardy invites reader to contemplate the role of nature in shaping the destinies of his characters. اور اس کے علاوہ وہ ایک ریڈر کو ایک کنٹمپلیشن کی طرف لے جاتا ہے اور ریڈر کو امپیل کرتا ہے کہ مطلب اس کے کریکٹر میں نیچر کا ایک کیسا رول ادا کر رہا ہے. He portrayed a splendid imagery and stretched nature beauty of his own imagery world of Essex.